हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद फन साइंस एंड मैथ्स। तो जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो समझते हैं न्यूटन्स के लॉज को। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि मोशन यानी एक ऑब्जेक्ट का अपनी जगह को बदलना, अपनी पोजीशन को बदलना, लेकिन हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। अब रिस्पेक्ट मतलब किसी ना किसी व्यक्ति के संदर्भ में, मतलब या तो मैं उसे देख रही हूँ, कोई और उसे देख रहा है, तो जो देखने वाला या उसको जो जज कर रहा है, उसकी जो गणना कर रहा है, उस व्यक्ति के संदर्भ में बात कही जाती है। अब पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट मतलब उसकी जगह चेंज नहीं हो रही है, या वो मोशन में है, मोशन में मतलब वो अपनी जगह समय के साथ बदलती जा रही है, तो वो उसी स्टेट में रहेगी। यानी या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। लेकिन कब तक? Until and unless an external force is applied on it। कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता है। सामान्य शब्दों में फोर्स यानी हम पुश या पुल को समझते हैं। आप सब ने पुश और पुल लिखा हुआ देखा होगा डोर्स पे। पुश यानी धक्का देना, पुल यानी अपनी ओर खींचना। यहाँ पे आप एक सेटअप देख पा रहे हैं, तो ये सेटअप है न्यूटन क्रेडल का। ठीक है, अब इस न्यूटन क्रेडल में आप देख रहे हैं कि वो एक बॉल है, उसको खींचा है ना, उसको खींचा तो उसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके कारण अब उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हम कहते हैं कि मैम कोई चीज़ हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसको चलते रहना चाहिए था, फिर वो रुकती क्यों है? अगर आप ये कह रही हैं तो वो रुकती है तो वो फ्रिक्शन के कारण रुकती है। हमने इस पहले भी पढ़ा है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, और फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। ये भी हमने समझा है कि फोर्स जब सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड होता है, और एक दूसरे से अपोजिट होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। चलिए सेकेंड लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मोमेंटम और ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तब आप सेकेंड लॉ को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड नाउ। और डायरेक्शन सेम है किसका? फोर्स का, मोमेंटम के। और यहाँ हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मात्रा बताएं कि इतना फोर्स लगा, इतना स्पीड है, या इतना डिस्टेंस है, या जो भी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब हम मात्रा मतलब क्वांटिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी नहीं रखें, डायरेक्शन में रखें कि हाँ इन दिस डायरेक्शन, इन ए कैप डायरेक्शन, इन जे कैप, बी कैप, सी कैप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अप डाउन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस, इस तरीके से, है ना। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, है ना, मास और वेलोसिटी का। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखते हैं, इससे एक स्टेटमेंट का डेरिवेशन होता है। सामान्य शब्दों में इसे कहा जाता है एफ इजिकल्स टू एम ए, फादर इजिकल्स टू मदर। ओके, चलिए, ओके, एफ यहाँ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के, तो अपॉन में टाइम लिख दिया। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा, इनिशियली कुछ और होगी, फाइनल कुछ और होगी। एम वी माइनस यू। अब वी माइनस यू बाई टी अगर हम समझने की कोशिश करें तो वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी जगह ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर देखिए, आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब रिमूव किया गया, जब हम देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो है के, है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे है 1। ओके, थर्ड लॉ क्या कहता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो भी करेंगे उसका उतना ही विपरीत दिशा में प्रभाव पड़ेगा। That's all from my side. Please do like, share and subscribe my channel। और किसी तरीके का इस टॉपिक में